हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग, जो है कॉमर्स 1 FY BCom में। चलिए, अभी एक लेक्चर ऑलरेडी हो गया है हमारा, ठीक है। आपने नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी उस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। उसके बारे में हमने स्टडी किया था कि बिजनेस के प्रोसेस किस तरीके से प्लानिंग होते हैं। अभी आगे हमें नया टॉपिक आज चालू करना है, जो है कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस बाद में देखते हैं क्यों ज़रूरी है प्रोजेक्ट प्लानिंग करना, लेकिन सबसे पहले तो प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टडी करना होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट जितने भी बिजनेसेस हैं, नॉर्मली बड़े बड़े जो बिजनेसेस होते हैं उनके लिए बहुत ही अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं करने के, ठीक है। तो उसके लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। अभी प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट हो सकते हैं। जैसे कोई नया प्रोडक्ट लाना है, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है तो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या फिर हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत हाई लेवल पे हो रहा है, एडवर्टीज़मेंट, बहुत बड़ा एडवर्टीज़मेंट कैंपेन करना है, वो भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम चलो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कोई बिज़नेस है, उसने ऐसे सोचा है कि उसे होटल चालू करना है, कोई एक नए लोकेशन पे होटल बिज़नेस स्टार्ट करना है, ये उनका प्रोजेक्ट है, एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। अभी ये जो होटल बिज़नेस स्टार्ट करना है, ये एक प्रोजेक्ट है, इसके लिए अभी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करनी होगी, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना होगा, कौन से लोकेशन पे स्टार्ट करना है होटल, वो डिसाइड करना होगा, एरिया सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर उस होटल कौन से हम साइज़ का बनाएंगे, बहुत बड़ा लेवल पे बनाएंगे, मीडियम रहेगा, कैसा रहेगा, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, सोर्सेस ऑफ फंड क्या क्या होंगे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हम किस तरह का बनाएंगे, एम्प्लॉयज़ कैसे होंगे, कुछ अप्रूवल्स लेने होंगे गवर्नमेंट से। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होगी उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो प्रोजेक्ट को हम क्या कह सकते हैं, इंटर रिलेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे एक प्रोजेक्ट, हम कह सकते हैं उसे, ठीक है। तो अब और उन चीज़ को करने के लिए, उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। जैसे सोर्स की हम बात करें कि होटल बिज़नेस चालू करना है तो उसके लिए सोर्स रिक्वायर्ड होगा, सोर्सेस ऑफ फंड, तो वो कहाँ से आएगा, क्या क्या ऑप्शंस है, कौन से इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, वो देखना होगा। लोकेशन कौन सा होगा, एरिया कैसा होगा, एडवर्टीज़मेंट किस तरीके से किया जाएगा, इन सारी चीज़ों के लिए प्लानिंग करना होगा, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग, राइट। तो ये हो गया हमारा, हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। चलिए, यहाँ पे उन लोगों ने हमें कुछ मीनिंग दिया है। अ प्रोजेक्ट इज planned set of interrelated tasks to be implemented over a specific period। देखिए क्या है प्रोजेक्ट, planned set of interrelated task, बहुत सारे टास्क होंगे जो इंटर रिलेटेड है। जैसे हमने कहा एरिया सिलेक्ट करना है, पैसे लाने हैं, सोर्स ऑफ फंड अवेलेबल करना है, ठीक है, एडवर्टीज़मेंट करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना होगा, अंदर मटेरियल लाना होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसे हम टास्क कहेंगे, और ये टास्क कैसे हैं, इंटर रिलेटेड है आपस में। तो अब ये क्या है, प्लान्ड है ऑलरेडी, हम फ्यूचर में क्या करना है उसे आज की डेट में हम सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट इज़ अ प्लान्ड सेट ऑफ इंटर रिलेटेड टास्क टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। अब ये जो टास्क है वो इम्प्लीमेंट करने हैं ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। ऐसा नहीं है हमने सोचा है कि होटल बिजनेस स्टार्ट करना है तो फ्यूचर में करेंगे,
टाइम लिमिट हमने सोचा ही नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। टाइम लिमिट सोचा जाएगा कि विद इन 1 ईयर स्टार्ट कर देना है या 2 साल लगेंगे या कितना टाइम, तो स्पेसिफिक पीरियड रहेगा प्रोजेक्ट के लिए। बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट, प्लानिंग इज नेसेसरी इफ वन वॉन्ट्स टू सक्सेसफुली कंप्लीट द वर्क। बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से पहले प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होगा। विदाउट प्लानिंग अगर आगे बढ़े तो रैंडमली एक टास्क ख़त्म होगा, एक नहीं होगा, और आपस में फिर जितने भी टास्क ख़त्म हो रहे हैं उनका कनेक्शन भी सही से नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन भी वहाँ पे सही से नहीं हो पाएगा। Now project planning provides blueprint for starting and managing the project। ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट किस तरीके से करना है एंड स्टार्ट होने के बाद भी मैनेज करना ज़रूरी होगा। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी किस तरीके से करनी है, कब शुरू करनी है, कब ख़त्म करनी है, उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से लाना है, सारी ही चीज़ें रिफ़र कहाँ से की जाएगी, प्रोजेक्ट प्लानिंग जो किया गया है वहाँ से मैनेजर्स रिफ़र कर सकते हैं उसे। इसीलिए प्रोजेक्ट प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। Now project planning provides guidelines for completion of a project within a certain time frame, usually with defined stages and with design resources। क्या है प्रोजेक्ट प्लानिंग? इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस। कुछ हमें गाइडलाइंस मिलेगी यहाँ पे जिसे हम फॉलो कर सकते हैं अपना काम करने के लिए। फॉर कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट विद इन अ सर्टन टाइम फ्रेम, यूजुअली विद डिफाइंड स्टेजेस डिफाइन होंगे। जैसे कि हम कहें कि विद इन 1 ईयर हमें होटल स्टार्ट कर देना है, तो भाई पहले के 2 महीने में कितना काम हो जाना चाहिए, नेक्स्ट 2 मंथ्स में कितना होना चाहिए। ठीक है, विथ स्टेजेस काम हम डिफाइन करेंगे वहाँ पे, एंड विथ डिज़ाइन डेजिग्नेटेड रिसोर्सेज। जो भी काम होने वाला है, प्रोजेक्ट होने वाला है, तो रिसोर्सेज वहाँ पे लाए जाएंगे एंड एलोकेट किए जाएंगे सारी ही एक्टिविटीज़ के लिए। तो वो रिसोर्सेज भी हम डिसाइड करेंगे एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, जैसे कि मटेरियल पे कितना पैसा लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना पैसा लगेगा, एम्प्लॉयज़ पे कितना पैसा लगेगा, एडवर्टीज़मेंट में कितना लगेगा, वैसे ही बाकी सारे रिसोर्स भी डिसाइड किए जाएंगे कि किस तरीके से एलोकेट करने हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम कहने वाले हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग। नाउ द एक्टिविटीज़ अंडर प्रोजेक्ट प्लानिंग इंक्लूड्स, प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या क्या देखना है हमें। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सेट करना है। ऑब्जेक्टिव यानी हमने देखा लास्ट लेक्चर में कि फ्यूचर में हमें कहाँ जाना है, फ्यूचर में हम क्या अचीव करना चाहते हैं, उसे हम ऑब्जेक्टिव्स कहेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हम सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स का काम करेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाइंग डिलीवरेबल्स। नाउ व्हाट इज डिलीवरेबल्स? अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टर्म फॉर द क्वांटिफाइबल goods or service that will be provided upon the completion of a project। कुछ चीज़ें जो हमें देनी है, आउटपुट देना है, इन क्वांटिटी टर्म्स हम देखेंगे। ठीक है, अभी ये होटल वाला एग्जाम्पल है तो हम क्या देखेंगे कि चलो एक होटल का जो ब्रांच ओपन करना है वो हम करेंगे अंडर प्रोजेक्ट। ठीक है, और जो भी सोचा है बहुत लार्ज स्केल पे करना है स्टार्ट, तो उस तरीके का, तो उसे हम डिलीवरेबल्स कहेंगे। ठीक है, उस वैसे ही कुछ और भी हो सकता है, जैसे नया प्रोडक्ट लाना है मार्केट में, तो अभी उस नया प्रोडक्ट का हम सेल्स सोच सकते हैं फ्यूचर में कि हम वो नया प्रोडक्ट हमारा 10,000 यूनिट बिक सकता है या 20 बिक सकता है। ठीक है, पर्टिकुलर आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ R&D प्रोजेक्ट, तो वो डिलीवरेबल हो गया, इन क्वांटिटी हमने मेजर किया। नाउ थर्ड इज शेड्यूलिंग द प्रोजेक्ट, द स्टार्ट टाइम एंड कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। शेड्यूलिंग, कब शुरुआत करनी है प्रोजेक्ट की एंड कब वो एंड हो जाना चाहिए, शेड्यूल करेंगे। फोर्थ वन इज फ्रेमिंग सपोर्टिंग प्लान्स। देखिए, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मेन चीज़ हमने कुछ डिसाइड कर ली है, मेन हम प्लान उसके लिए करेंगे, लेकिन सबऑर्डिनेट प्लान भी
काफ़ी सारे बनेंगे, सपोर्टिंग प्लान्स भी काफ़ी सारे बनेंगे उस मेन चीज़ को फॉलो करने के लिए। होटल स्टार्ट करना मेन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसके लिए और भी बहुत सारे प्लान करने ज़रूरी होंगे। फिनेंस डिपार्टमेंट खुद का अलग से प्लानिंग करेगा, ठीक है। बाद में HR डिपार्टमेंट अलग से प्लान करेगा एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड, तो सपोर्टिंग प्लान्स अलग अलग बनते जाएंगे। तो ये 4 चीज़ें आ गई अंडर प्रोजेक्ट प्लानिंग की क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली है। अभी हमें देखना है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, कि ये जो प्रोजेक्ट प्लानिंग हम करते हैं फ्यूचर के लिए, कि वहाँ पे हम क्या क्या टास्क करने वाले हैं, इंटर रिलेटेड टास्क। अभी इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है प्रोजेक्ट प्लानिंग करना। बिना प्लानिंग किए क्या हम प्रोजेक्ट चालू नहीं कर सकते? ज़रूरी है ना, बिना प्लानिंग हम नहीं कर सकते। तो क्या क्यों ज़रूरी है? सबसे फर्स्ट इज अचीवमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक गोल्स। हमने जो हमारे स्ट्रैटेजिक गोल्स सोचे हुए हैं उसे अगर हमने प्लानिंग किया है तो हम बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। जैसे हम स्टूडेंट की बात करें तो उसने एग्ज़ाम के लिए प्लानिंग अच्छे से किया हुआ है, ठीक है, कि वो कैसे पढ़ाई करेगा, प्रॉपरली उसने शेड्यूलिंग किया हुआ है, तो वो इफ़ेक्टिवली पढ़ पाएगा एंड अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है, जो उसने सोचा था उतने स्कोर कर सकता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है बिना प्लानिंग पढ़ रहा है तो फिर वहाँ पे उसको टारगेट अचीव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। सेम वैसे ही यहाँ पे प्रोजेक्ट प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है? अचीवमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक गोल्स। हमने जो गोल्स सोचे हैं, डिसाइड किए हैं, उन्हें हमें अचीव करना है, इसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। एवरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हेल्प्स अ कंपनी टू अकम्प्लिश इट्स स्ट्रैटेजिक गोल्स। To gain competitive advantage, a firm must manage its project effectively. देखिए, प्रोजेक्ट अगर हम ऑन टाइम ख़त्म कर लेते हैं, हमारा गोल अचीव कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। जैसे कि मार्केट में हमें लगता है कि हमारा कॉम्पिटिटर भी है जो सेम हमारे जैसे ही बिज़नेस स्टार्ट करने वाला है, होटल बिज़नेस चालू करने वाला है। अभी मान लो हमने हमारे सोचे हुए टाइम पे टारगेट ख़त्म नहीं किया, तो क्या होगा? मार्केट में हम तो पीछे रह जाएंगे, उसका बिज़नेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी प्रॉफिट करने लगेगा, ठीक है, जल्दी सेट हो जाएगा। तो अगर हम हमारे गोल टाइम पे ख़त्म कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा मिलता है हमें? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें मिलता है, मार्केट में हम कंपटीशन में आगे निकल सकते हैं। Now, effective project planning ensures that project will not overrun deadlines and the estimated project cost. प्लानिंग के यही फ़ायदे हैं कि एक तो हम ऑन टाइम हमारा काम ख़त्म कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं, एंड दूसरा कॉस्ट भी हम बचा सकते हैं, मतलब कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्लानिंग के टाइम पे हमने लिखा हुआ है कि फ़ंड कितना आएगा, कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, कहाँ पे कितना यूज़ होगा। तो अभी उस प्लानिंग से अगर बढ़ रहा है खर्चा तो हम उसी टाइम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत मेजर फ़ायदा है प्लानिंग करने का। नाउ नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। यस, टाइम मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। जैसे हमने सोचा है कि हमें हमारा होटल स्टार्ट करना है, तो पहले 2 महीने चलो हमें लग जाएंगे लोकेशन सिलेक्ट करने में, ठीक है। उसके बाद हम अप्रूवल्स लेने में हमें 1 महीना और लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें रॉ मटेरियल लाने में टाइम लगेगा। ये सारी चीज़ें हमने प्लान की हुई है, ठीक है। अभी ये जो टाइम लिमिट है उससे कोई भी एक्टिविटी ज़्यादा टाइम ले रही है तो हम ढूंढ सकते हैं अगर हमने प्लानिंग किया है। तो अगर हमने प्लानिंग नहीं किया है तो एक्टिविटीज़ डिले होती जाएगी और हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे कि हम क्यों डिले हो रहे हैं, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग फैसिलिटेट्स टाइम मैनेजमेंट। द प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इंडिकेट्स स्टार्ट टाइम एंड कंप्लीशन टाइम ऑफ एवरी एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट। शेड्यूलिंग में क्या होगा? सारी ही एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम पता होगा। जैसे एरिया सिलेक्शन करना है तो 2 महीने में करना है, स्टार्ट टाइम एंड टाइम पता है। रॉ मटेरियल लाना है तो कब लाना है, कितने टाइम तक लेके आना है, स्टार्ट टाइम एंड टाइम सारी ही एक्टिविटीज़ का डिसाइडेड होगा।
Now therefore project planning enables to complete the project within the scheduled time. अब सारी ही एक्टिविटीज़ इंडिविजुअली सारी एक्टिविटीज़ ऑन टाइम ख़त्म हो रही है तो ऑफ कोर्स ओवरऑल प्रोजेक्ट भी ऑन टाइम ख़त्म होना ही होना है। चलिए अभी थर्ड इम्पॉर्टेंस हम देखते हैं जो है मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लानिंग अगर हमने किया हुआ है एडवांस में ही तो वो हमें हेल्प करता है रिस्क मिनिमाइज करने में। अभी रिस्क क्या होगा, फ्यूचर इज़ अनसर्टन, फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता है। हम आज की डेट में प्लानिंग करके एक्टिविटीज़ तो करते जाएंगे लेकिन अब ज़रूरी तो नहीं है सारी चीज़ें जैसे हमने सोची हो, इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसा हमने सोचा था वैसा ही चले। नहीं, वो वहाँ पे चेंजेस आने की वजह से रिस्क हो सकता है, कोई भी रिस्क हो सकता है। तो वो रिस्क मिनिमाइज करने में प्लानिंग हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, हम एट द टाइम ऑफ प्लानिंग ही कुछ चीज़ें सोच लेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ऐसे लगता है कि हम होटल बिज़नेस शुरू करें तो उस लोकेशन पे हो सकता है हमारा कोई कॉम्पिटिटर आ जाए। ठीक है, वो कॉम्पिटिटर आने की वजह से हमारा बिज़नेस ना चले, ऐसा भी हो सकता है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, तो एट द टाइम ऑफ प्लानिंग ही हम सोच लेंगे कि हमें क्या स्टेप फॉलो करने होंगे जब हमने सोचा है वो रिस्क, यानी कि वो कॉम्पिटिटर अगर आ गया तो कि हम अच्छे से एडवर्टीज़मेंट करेंगे या फिर हम कस्टमर को कोई अलग से सर्विस देंगे या फिर हम हमारा बिज़नेस लोकेशन चेंज कर देंगे। ये चीज़ें हमने प्लानिंग के टाइम पे ही सोच ली है। तो जब भी रिस्क होगा या फिर जब कॉम्पिटिटर आएगा तो उस टाइम से हम फटाफट से स्टेप ले सकते हैं और उस रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो थर्ड इज़ मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। Project planning enables the company to minimize the risk. At the time of project planning, the company may frame alternative plans. देखिए, प्लानिंग के टाइम पे ही हम कुछ चीज़ें सोच लेंगे, यानी कि ऑल्टरनेटिव प्लान्स हम बना देंगे। If the selected plan A faces certain problem in implementation, the company may put plan B or alternative plan into action, minimizing the risk. जैसे कि हम कहें कि जो हमने एरिया सोचा है वहाँ पे अगर हमें गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं मिला तो एट द टाइम ऑफ प्लानिंग ही हम 2-3 एरिया ही सिलेक्ट, उसी टाइम 2-3 एरिया सिलेक्ट करके ही रखेंगे कि चलो इस एरिया में नहीं हो पाया तो हम दूसरे एरिया में बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। तो उसे हम कहेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क करना। Now for instance, if a company faces strong opposition by local people to start the project at particular area, it may set up the project in another area where there is limited or no opposition. सेम वही एग्जाम्पल है, कंपनी क्या कर रही है, एक लोकेशन पे बहुत उसे अपोजिशन मिल रहा है, अनफेवरेबल सिचुएशन है तो कंपनी कहीं और शिफ्ट कर देती है। Now for instance, Tata Motors plant in Singur, West Bengal was shifted to Sanand, गुजरात टू मैन्युफैक्चर नैनो कार्स। ये एक रियल एग्जाम्पल उन लोगों ने बताया हुआ है हमें। ये हो गई बात थर्ड इम्पॉर्टेंस की। नेक्स्ट वन इज इनोवेशन। इनोवेशन एट द टाइम ऑफ प्लानिंग हम इनोवेशन कर सकते हैं। व्हाट इज़ इनोवेशन? जो भी हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसमें हम कुछ नया सोच सकते हैं, इनोवेटिव सोच सकते हैं। ठीक है, उसे हम कहेंगे इनोवेशन। ठीक है, या फिर हम जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उसके प्रोसेस में भी या उसकी टेक्नोलॉजी में कुछ नया सोच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनोवेशन में ही आती है। तो प्लानिंग के टाइम पे इनोवेशन करना बहुत इजी रहता है कंपेयर टू इम्प्लीमेंटेशन। जब अब हम कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ऑलरेडी और उस टाइम इनोवेशन करने बैठे तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। प्लानिंग के टाइम पे हम नए नए आइडियाज़ सोच सकते हैं एंड उसके बाद उसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द प्रोजेक्ट प्लानिंग में एनकरेज क्रिएटिविटी और इनोवेशन। फॉर इंस्टेंस, इफ प्रोजेक्ट प्लानिंग आर हाईली चैलेंजिंग, द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी नीड टू कम अप विथ इनोवेटिव आइडियाज़ to face the challenges and achieve the target. तो फोर्थ इम्पॉर्टेंस इज़ हमें इनोवेशन लाने में हेल्प मिलती है एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन
क्या होता है, एम्प्लॉय को अच्छे से एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। ये मोटिवेट कौन करेगा, एम्प्लॉय का सुपीरियर करेगा, ठीक है, या उसका मैनेजर उसे मोटिवेट करेगा ताकि वो अच्छे से एफिशिएंटली काम करें। अभी वो एफिशिएंटली ये जो करता है मोटिवेशन से, मोटिवेशन दो तरीके के हो जाएंगे, मॉनिटरी भी हो सकते हैं एंड नॉन मॉनिटरी भी। यानी मॉनिटरी इंसेंटिव्स देके तुम मोटिवेट कर सकते हो, जैसे सैलरी इंक्रीमेंट कर रहे हो तुम, या कुछ कमीशन दे रहे हो, ठीक है, बोनस दे रहे हो, या अदर इंसेंटिव्स दे दिया, मॉनिटरी चीज़ें दी तुमने, तो एम्प्लॉय खुश रहेगा और अच्छे से काम करके देगा। दूसरा, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स, यानी वर्किंग कंडीशंस तुमने अच्छा दे दिया है, प्रमोशंस दे रहे हो एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, कुछ अच्छा उसका स्टेटस है बिजनेस में, तो उससे एम्प्लॉय मोटिवेट होगा और अच्छे से काम करेगा। तो मोटिवेशन करना एम्प्लॉय का बहुत ज़रूरी है। खाली हमने उसे काम दे दिया, काम समझा दिया, उसकी हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा, ज़रूरी नहीं है। मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है ना। प्रोजेक्ट प्लानिंग मे मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। ड्यू टू प्रोजेक्ट प्लानिंग द कंपनी मे अचीव हायर परफॉर्मेंस in terms of profit, market share, etc. Therefore, the company management may motivate the employees by providing additional incentives such as increase in pay, higher bonus, etc. देखिए, मोटिवेशन करना ज़रूरी है। तो अभी प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुली फॉलो हो गया, ऑन टाइम कंप्लीट हो गया, ठीक है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में हम कहे होटल बिजनेस बराबर ऑन टाइम स्टार्ट हो गया, जब भी सोचा था फेस्टिवल के टाइम पे हमें करना है, परफेक्ट टाइम पे स्टार्ट हो गया, अच्छे से रेवेन्यू करने लगा, प्रॉफिट अर्न करने लगा, तो उसके एम्प्लॉयज़ को भी ज़्यादा सैलरी मिल सकती है, ज़्यादा बोनस मिल सकता है, इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, ये सारे ही फ़ायदे एम्प्लॉयज़ को भी मिलते हैं। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग अगर अच्छे से हुआ है तो उसकी वजह से प्रोजेक्ट सक्सेसफुल जाता है एंड मोटिवेशन मिलता है एम्प्लॉयज़ को। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग अगर किया है तो ही रिसोर्सेज अच्छे से हम अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। हमने पहले से ही सोचा हुआ है कि होटल हमें किस एरिया में स्टार्ट करना है, अप्रूवल हम कब लेंगे, उन चीज़ों के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो कितने पैसे लगेंगे, मटेरियल लगेगा, एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, लेबर चाहिए होंगे, ये सारी ही चीज़ें ऑलरेडी प्लान्ड है तो ही हम रिसोर्सेज अच्छे से परफेक्टली अरेंज कर सकते हैं, नहीं तो हम अरेंज नहीं कर पाएंगे। प्लानिंग विदाउट प्लानिंग हम एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं तो क्या होगा, रिसोर्सेज कम पड़ सकते हैं या रिसोर्स ज़्यादा भी हम ला सकते हैं, दोनों ही चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो परफेक्टली अरेंजमेंट करना है तो प्लानिंग करना ज़रूरी है। प्रोजेक्ट प्लानिंग में इनेबल द कंपनी टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, रिसोर्सेज की अरेंजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। टू अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज़, the project plan indicates the targets. Based on the target, the company makes proper arrangement of resources such as manpower, financial resources and physical resources. जैसे कि टारगेट हमने कहा कि होटल के लिए एडवर्टीज़मेंट करना है, अब वो टारगेट पता है कि चलो टेलीविज़न के थ्रू एडवर्टीज़मेंट करना है, तो फिर वहाँ पे कौन एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, कितने पैसे चाहिए होंगे, टारगेट सही से पता है तो रिसोर्सेज भी सही से आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट क्लियरेंसेस। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पे गवर्नमेंट का अप्रूवल ज़रूरी होगा। विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल वो बिज़नेस स्टार्ट नहीं हो सकता, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट कब अप्रूवल देगी, जब प्रोजेक्ट प्लानिंग करके गवर्नमेंट को दिखाया है तभी देगी। गवर्नमेंट प्रॉपरली स्टडी करेगी, उस प्रोजेक्ट को एनालाइज करेगी, तब जाके ही गवर्नमेंट क्लियरेंस देगी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि गवर्नमेंट का क्लियरेंस मिल सके। प्रोजेक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ अ प्लान। द प्रोजेक्ट प्लान इज सबमिटेड टू वेरियस अथॉरिटीज wherever necessary. For example, the project plan may be submitted to Pollution Control Board,
टू गेट प्रोजेक्ट क्लियरेंस। ये उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऐसे ही काफ़ी सारी अलग अलग अथॉरिटीज़ होती है जहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट होते हैं जिन्हें अप्रूवल लेना ज़रूरी है, क्लियरेंसेस लेना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए ये हो गया 7th इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट वन इज रेफरेंस गाइड। रेफरेंस गाइड एज अ गाइड हमें हेल्प करेगा प्लानिंग। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी कब करनी है, कब स्टार्ट करनी है, कब एंड करनी है, उसके लिए कितने रिसोर्सेस लाने होंगे। ठीक है, उन रिसोर्सेस को किस तरीके से एलोकेट करेंगे, ये सारी ही चीज़ें जो करनी होंगी वो हम कहाँ जाके रेफ़र कर सकते हैं, जो हमने प्लानिंग बनाया हुआ है वहाँ पे जाके। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट ने प्लानिंग किया हुआ है कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कौन सी डेट को स्टार्ट करना है, कब ख़त्म करना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कि तो वो वहाँ पे जाके प्लानिंग को रेफ़र करके वैसे ही वो करते जाएगा, टारगेट ख़त्म कर देगा उसकी। सेम तरीके से यहाँ पे भी होगा, प्लानिंग एज अ गाइड काम करेगा, रेफरेंस गाइड। ठीक है, सारी ही एक्टिविटीज़ वहाँ एम्प्लॉयज़ या सबॉर्डिनेट या मैनेजर्स प्लानिंग रेफ़र करके करेंगे। The project plan gives a clear picture about the project and acts as a reference guide during the execution of project. For instance, the project implementers may refer to the project schedule for starting and completion of the project on time. ऑन टाइम प्रोजेक्ट करने के लिए भी हेल्प करे, ख़त्म करने के लिए भी हेल्प करेगा प्लानिंग। स्टार्ट कब करना है, एंड कब करना है, बाकी चीज़ों में भी हेल्प करेगा। रिसोर्सेज कौन कौन से होंगे, ठीक है, कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए, सारी ही चीज़ें प्लानिंग से हम रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो प्रोजेक्ट प्लान सप्लाइज वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एक्सेट्रा। जब भी एक प्रोजेक्ट बनेगा तो उसमें सिर्फ क्वांटिटी वाइज डिटेल नहीं होगी या फिर खाली शेड्यूल की डिटेल नहीं होगी कि चलो एक्टिविटीज़ कब स्टार्ट होगी, कब एंड होगी, नहीं, उसमें सारी ही डिटेल्स लिखी होगी कि कितने रिसोर्सेस रिक्वायर्ड होंगे, कितना टाइम लगेगा, कितना खर्चा होगा, यानी कि अभी उसमें भी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी लगेगी, फिक्स कैपिटल कितना चाहिए होगा, सारी डिटेल वहाँ पे लिखी होगी। और वो प्रोजेक्ट से इनकम कितनी होगी, एक्सपेक्टेड इनकम, एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो भी वहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करता है वो प्रोजेक्ट के बेस पे इन्वेस्टर भी डिसाइड कर सकते हैं कि इन प्रोजेक्ट में पैसे डालने हैं कि नहीं डालने हैं। Now, therefore, project plan can be used by promoters to take investment decisions such as decision relating to debt equity ratio. ठीक है, प्रोजेक्ट में जो पैसे आने वाले हैं वो पैसे कहाँ से आएंगे, इन्वेस्टर्स पैसे देंगे तब या प्रमोटर्स पैसे देंगे तब। ठीक है, अभी वो लोग ये जो प्रमोटर्स है जिन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है वहाँ पे इन्वेस्टर्स पैसे देंगे। ठीक है, अभी वहाँ पे प्रमोटर्स डिसाइड करेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना रहेगा। इक्विटी मतलब जो शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, जो ओनर्स बनेंगे कंपनी के, एंड दूसरा डेब्ट सिक्योरिटीज़ में जो पैसे दिए जाएंगे, तो वो डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना होगा वो प्रमोटर्स डिसाइड करेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा प्रोजेक्ट प्लानिंग। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। अभी प्रोजेक्ट एक बार स्टार्ट कर दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि हम एकदम एंड में चेक करेंगे प्रोजेक्ट सही से ख़त्म हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। रेगुलर इंटरवल पे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कैसी है चेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे होटल बिजनेस का जो स्टार्ट हो गया है प्रोजेक्ट, तो ऐसा नहीं है कि आफ्टर 1 ईयर हमने सोचा था तो होटल बन जाना चाहिए, स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो आफ्टर 1 ईयर हम चेक करेंगे, ऐसा नहीं है। एवरी मंथ या एवरी 15 डेज़ या जो भी टाइम पीरियड डिसाइड हुआ है उतने टाइम पीरियड में चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है कि बराबर से काम हो रहा है या नहीं एज़ पर प्लानिंग। तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करना एंड कंट्रोल करना। इवैल्यूएट करना यानी प्रोजेक्ट का काम
एनालाइज करना एंड कंट्रोल करना, यानी चेक करना कि एज पर प्लानिंग काम हो रहा है या नहीं। तो सो दैट इज प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। प्रोजेक्ट प्लान एक्ट्स एज controlling device to check project progress. For instance, corrective measures need to be undertaken if there are any deviation between planned expenditure and actual expenditure of the project. कंट्रोलिंग एक्टिविटी हम सारी चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे कि ऑन टाइम एक्टिविटीज़ हो रही है या नहीं, जितनी कॉस्ट हमने सोची थी अलग अलग चीज़ों के लिए उतनी ही कॉस्ट है कि ज़्यादा हो रही है, सारी चीज़ों के लिए हम कंट्रोलिंग प्रोसीजर कर सकते हैं। ठीक है, कि एज़ पर प्लानिंग चीज़ें हो रही है या नहीं हो रही है तो जो डिफरेंस आएगा उसे हम डेविएशंस कहेंगे। तो इन डेविएशंस को सही करने के लिए करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे। ठीक है, जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है होटल का, प्लान हमने किया था, जो अमाउंट जो खर्चा उससे खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे हम कंट्रोल प्रोसीजर कर सकते हैं कि प्लानिंग में और एक्चुअल एक्सपेंडिचर में क्यों डेविएशन आ रहा है और वो डेविएशन हटाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, उसके लिए करेक्टिव स्टेप्स लिए जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज कॉर्पोरेट इमेज। प्रोजेक्ट अगर ऑन टाइम ख़त्म होगा और सक्सेसफुली ख़त्म होगा तो उससे क्या होने वाला है, इनकम होगी, रेवेन्यू होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का एंड कंपनी की इमेज मार्केट में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सक्सेसफुल कंप्लीशन, देखिए प्रोजेक्ट कंप्लीट होना ज़रूरी है ऑन टाइम। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट वुड जनरेट हायर रिटर्न टू द फर्म, therefore the image of the firm improves in the minds of various stakeholders such as shareholders, employees, suppliers, etc. स्टेक होल्डर्स यानी जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है, जैसे शेयर होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं। तो अगर बिजनेस प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली ख़त्म कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, तो इन सारे ही लोगों के माइंड में बिजनेस की इमेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंस रहेगा प्रोजेक्ट प्लानिंग का। नाउ नेक्स्ट वन इज़ बेनिफिट टू स्टेक होल्डर्स। अभी प्रोजेक्ट सक्सेसफुली ख़त्म हो रहे हैं ऑन टाइम, इनकम भी अच्छे से हो रही है, तो इनके फ़ायदे स्टेक होल्डर्स को क्या मिलेंगे? सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट ब्रिंग्स हायर रिटर्न टू द ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स स्टैंड टू गेन फ्रॉम द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। कंपनी प्रॉफिट कर रही है प्रोजेक्ट से, तो ऑफकोर्स शेयर होल्डर को भी डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, एम्प्लॉयज़ का भी फ़ायदा होगा, उनकी भी सैलरीज बढ़ सकती है, सारे लोगों का बेनिफिट होता है। तो एम्प्लॉयज़ ऑन अकाउंट ऑफ हायर इंसेंटिव्स एंड फैसिलिटीज़, इनको हायर इंसेंटिव्स फैसिलिटीज़ मिलेगा। शेयर होल्डर्स वेल्थ इंक्रीजेज ड्यू टू हायर रिटर्न्स एंड रिजर्व्स। गवर्नमेंट बेनिफिट्स बाय वे ऑफ हायर टैक्स रेवेन्यू, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स मिलेगा। कस्टमर्स में बेनिफिट ड्यू टू इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कस्टमर का भी फ़ायदा हुआ, प्रोजेक्ट सक्सेसफुली ख़त्म हुआ तो उनको अच्छा क्वालिटी ऑफ गुड्स सर्विसेज मिला। सप्लायर वुड बेनिफिट बाय वे ऑफ हायर ऑर्डर्स फ्रॉम सप्लाईज, सप्लायर के लिए क्या फ़ायदा हुआ, एक प्रोजेक्ट अच्छे से ख़त्म हुआ, दूसरा भी स्टार्ट हो सकता है तो उन्हें ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। सोसाइटी में बेनिफिट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट एंड CSR एक्टिविटीज़। ठीक है, प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं अच्छे से, कंपनी नए नए प्रोजेक्ट्स लेगी तो क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड दूसरा कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट करेगी तो वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा करेगी। यानी सोसाइटी के लोगों के लिए काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती है जो उन्हें हेल्प करती है, वैसी एक्टिविटीज़ कंपनी और भी कर सकती है। ठीक है, वो होती है CSR एक्टिविटीज़। तो इसी के साथ हमने देखा कि क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग करने के। ठीक है, इस टॉपिक में हमने ख़त्म कर लिया। नाउ नेक्स्ट हमें देखना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे, लेकिन वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।